डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एनएमसीएच पटना के शिशु रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवांशु कुमार जी हैं। आप एमबीबीएस, एमडी और एमडी पेडियाट्रिक्स भी हैं। एक्स सीनियर रेजिडेंट शिशु रोग न्यू दिल्ली एम्स में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी हैं। डॉक्टर देवांशु जी, आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आप अपना हॉस्पिटल बादशाल्य एडवांस चिल्ड्रन हॉस्पिटल NH30 न्यू बाईपास चांगर में चला रहे हैं। कई ढंग के पेशेंट प्राइवेट से लेकर और सरकारी अस्पताल में देखने को आपको मिल रहे हैं। मूलतः जो बच्चे की बीमारी है वो किस प्रकार की होती है, और जो माताएं हैं या बच्चे को जो देख रेख करने वाले हैं उनको किस किस चीज़ का प्रिकॉशन रखना चाहिए? देखिए, जो अपने यहाँ बच्चे में जो बीमारी है उसका बहुत मेजर चंक ड्यू टू इलिटरेसी और बेसिक लाइफ जिंदा रहने के लिए जो साफ सफाई, भोजन, जो बेसिक नीड्स हैं उसकी कमी के कारण ज़्यादातर बीमारी जो अपने यहाँ बच्चा में वो प्रिवेलेंट ज़्यादा है। माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण का शिकार। अगर बच्चे को शुरू से पहला 6 महीना माँ अगर अच्छे से स्तनपान कराए, उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को बीनिंग बोलते हैं, मतलब आप सॉलिड फूड दूध के अलावा देना शुरू कर दें, उसका प्रॉपर कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी ज़रूरत है अगर सारा चीज़ सही मात्रा में देना शुरू कर दें तो माल न्यूट्रिशन का समस्या नहीं होगा, कुपोषण की समस्या नहीं। एक बहुत बड़ा चंक अपने यहाँ कुपोषण का शिकार है। एक बार जब कुपोषण का शिकार हो गया, बच्चा जब कुपोषित हुआ तो शरीर उसका जो बीमारी, जो वायरस या बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु विषाणु कहिए जिससे बीमारी होता है, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, उसमें लड़ने की शरीर में क्षमता कमी आ जाता है। तो जो जीवाणु विषाणु, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नॉर्मल बच्चे पे बीमार नहीं करता है, वो कुपोषित बच्चे को आसानी से बीमार कर देता है। अब स्वच्छ पानी का लीजिए, अगर स्वच्छ पानी नहीं है तो बहुत सा वाटर बॉर्न डिजीज है जो स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण हो जाता है। तो और सही पोषण नहीं मिलने से कुपोषण हुआ, कुपोषण से शरीर में लड़ने का क्षमता कम हुआ, उसके कारण बहुत सा बीमारी हो गया। तो इसका बहुत सा माताओं को ये जानकारी नहीं होता है कि कितने दिन तक स्तनपान कराना चाहिए, कि स्तनपान का क्या महत्व है। ये सारे स्पेसीज का, ये नेचर का ये देन है कि हर स्पेसीज का देखिएगा कि उसका जो जीव होता है वो अपना ही माँ का दूध पीता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो गाय का बच्चा है तो भैंस का दूध पी रहा है, हाथी का बच्चा है तो गाय का दूध पी रहा है। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो आदमी होता है, उसका भी जो बनावट होता है, स्पेशली पहला 6 महीना वो माँ के दूध के लिए सूटेबल होता है। और पहला 6 महीना बेबी का विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो माँ के दूध से पूरा चीज़ मिल जाता है। उसमें कोई चीज़ का कमी नहीं है। अगर पहला 6 महीना केवल माँ का दूध पिए तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको पोषण मिलेगा और उसका विकास सही होगा। ऐसा बहुत सारा स्टडी हुआ है इस पे
कि एक बच्चा जो माँ के दूध पे है, एक बच्चा जो बाहर के दूध पे है, एक बच्चा जो गाय के दूध पे है, तो देखा गया है कि माँ के दूध पे जो बच्चा रहता है उसका विकास बहुत अच्छा होता है, मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। उस बच्चे में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, जो आगे चलकर ये दोनों बच्चे में जो बच्चा गाय के दूध पे है या जो बाहर के दूध पे देखा गया, तो उस बच्चे में मोटापा का समस्या, दमा का समस्या, डायबिटिक का समस्या, बहुत सारा ऐसे बीमारी है जो कि ये दोनों ग्रुप में ज़्यादा देखा गया। और जो बच्चे माँ के दूध पे हैं उसमें देखा गया कि ये सब बीमारी बहुत कम होता है। तो एक तो चाहेंगे कि मदर अवेयर रहे, वो अपना ही दूध का मतलब नहीं समझ पाती है और टीवी पर या बहुत सारा मतलब जो सही न्यूज़ नहीं, एक एजेंडा के माध्यम से चलाया हो, उससे जो माताएं अशिक्षित होती है वो दिग्भ्रमित होकर वो ऐड और जो मतलब चमकदार दुनिया को देख के उसको लगता है कि डब्बा का दूध बहुत अच्छा है और इसमें चूँकि खर्च भी ज़्यादा आता है, तो उसको लगता है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, इसका ज़्यादा विकास होगा, जबकि ये भ्रम है। वो खर्च करके मतलब हुआ कि आप खर्च करके आफत मोल लेना, तो वो खर्च करके और अपना नुकसान करती है। तो एक तो हुआ कि कुपोषण एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके कारण डायरिया, निमोनिया, और अगर साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, जिस एरिया में मॉस्किटो वगैरह जल जमाव की समस्या है, मच्छर वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी, मियादी बुखार, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी को बिल्कुल बचाया जा सकता है अगर आप पोषण और साफ सफाई पे अच्छे से ध्यान रखें, तो ये बचाया जा सकता है। जबकि ये जो 5 साल के बच्चे का जो मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी है निमोनिया, ये ड्यू टू कुपोषण और उसको अच्छे से आपका वातावरण साफ सफाई से नहीं है, इसके कारण होता है। अगर ये सब करें तो ये सब से बचाया जा सकता है। हम न्यूनेटोलॉजी में डीएनवी न्यूनेटोलॉजी मेहता चिल्ड्रन हॉस्पिटल चेन्नई से जी ट्रेंड भी हैं, ठीक है। तो मेरा न्यूनेटोलॉजी में फोकस, तो वो एक चीज़ क्या है जो कि मतलब मोर देन 90% वो प्रिवेंटेबल काउज है, बचाया जा सकता है, जो कि अपने एरिया में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब मोस्ट प्रिवेलेंट बर्थ एस्फेक्सिया, मतलब जन्म के समय बर्थ एस्फेक्सिया, मतलब हिंदी में समझिए तो जैसे किसी को गला घोंट देना, गला घुटन होना, उसी को एस्फेक्सिया बोलते हैं। तो बर्थ के समय मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी एस्फेक्सिया हो जाना, ये बहुत प्रिवेलेंट है अपने एरिया में। जबकि आप डेवलप्ड कंट्री में और जहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है आपको, या जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वहाँ पे आप देखिएगा बर्थ एस्फेक्सिया का इंसिडेंस न के बराबर है, बहुत कम होता है। ये ड्यू टू प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप और इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग, मतलब माँ जब बच्चा गर्भ ठहरता है उसके समय से उसके पूरे गर्भ के दौरान और डिलीवरी के समय प्रॉपर केयर नहीं करने के कारण ये समस्या अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो कि इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर देवांशु जी, आपने कहा कुपोषण की समस्या जो विकराल है और उससे कई तरह की बीमारी से जूझना पड़ता है, तो कुपोषण दूर करने के लिए न्यूट्रिशियस जो फूड है वो क्या क्या लेना चाहिए बच्चों को? हाँ, ये देखिए, ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है माँ मतलब बच्ची
से ही आप रखिए कि जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट माने भ्रूण से ही जब जो वो पेट में पलने लगता तो है नहीं, बच्चा। उससे पहले से हम कहेंगे जी 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 कि मतलब फीमेल चाइल्ड, जी 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 अगर मतलब बच्ची जी जी अगर जी हो माने कोई भी बच्ची, गर्ल, जी हाँ, जी गर्ल चाइल्ड, आप गर्ल चाइल्ड को अगर आप प्रॉपर केयर शुरू से आप केयर कर रहे हैं, जी जी मतलब गर्ल चाइल्ड को आप सबसे पहले तो उस बच्ची को सोचिए जी 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 जो गर्ल चाइल्ड है, जो आगे चल के माँ बनेगी, जी जी जो कि मतलब पूरे सृष्टि की जन्मदाता है, जी 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 ह्यूमन बीइंग का। तो आप फीमेल चाइल्ड पे सबसे पहले फोकस करें कि उसका सबसे पहले तो उसका पोषण सही हो कि वो जाकर एक स्वस्थ माँ बन सके, उसका शिक्षा सही हो ताकि वो सारी बातों को समझ सके, तो एक शिक्षित माँ बन सके। और थर्ड है कि उसको फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहे, जो कि इसके लिए जो ज़रूरत है, जो भी पोषण और उसका जो बेसिक नीड हो वो मिल सके। तो गर्ल चाइल्ड पे ये 3 चीज़ पे फोकस करना होगा कि उसका पोषण सही हो, उसका शिक्षा सही हो, और उसका शिक्षा इस तरह से ओरिएंटेड हो कि वो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से भी एक सुदृढ़ माँ बन सके। जब वो माँ बनती है तो माँ बनने के समय जब बच्चा जब गर्भ में ठहरता है, अगर वो उस समय उसका पोषण सही हो, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली चूँकि न्यूट्रिशन बच्चे का माँ से शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा गर्भ में ठहरेगा वो हेल्दी होगा, ठीक है। और अगर माँ स्वस्थ है तो उसको बहुत सारा चीज़ जो मतलब माँ अगर दवा लेती है या कुछ जांच कराती है, जैसे एक्सरे वगैरह, तो जो बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा वो साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि स्वस्थ माँ होगी तो स्वस्थ शिशु होगा। स्वस्थ शिशु का पोषण माँ के स्तनपान, पहला जो पोषण होता है वो स्तनपान से शुरू होता है। और पहला 6 महीना अगर बच्चे का स्तनपान केवल एक्सक्लूसिव, मतलब कुछ नहीं, इवन पानी भी नहीं, केवल अगर माँ का दूध दे तो 6 महीना उसका जितना भी ज़रूरत है वो माँ के दूध से मिल जाएगा। उसके बाद 6 महीना के बाद आप उसको वीनिंग बोलते हैं कि माँ का दूध चलते रहेगा जब तक कि आप 3 साल 4 साल, जब तक माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबल है तब तक देते रहिए। और 6 महीना के बाद आप उसको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कीजिए, होम बेस्ड, मतलब घर में जो खाना उपलब्ध है, जो आप लोग खाते हैं वो धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आपको ये होगा और ये दोनों का सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, जो कि ऐड उसमें वो एक भ्रम है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे स्तनपान के सब्स्टिट्यूट में आपको बोतल का दूध मिल जाएगा, डब्बा का दूध, जो कि ये 100% प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि वो इससे बहुत इन्फीरियर है, इन्फीरियर नहीं कहेंगे, बहुत इन्फीरियर है, माने एकदम घटिया किस्म का। हाँ। और दूसरी बात है कि एक तो कि माने क्वालिटी में भी इन्फीरियर है, और दूसरी बात है कि उसके चक्कर में फाइनेंशियली भी जो लोअर मिडिल क्लास के जो परिवार हैं वो फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं। और ये तो रेडीमेड है न, इसके प्रिपरेशन में आपको उसको सही तरीके से साफ़ सफाई रखने के लिए अच्छा कितना क्वांटिटी चाहिए ये सब भी नहीं आपको करना है, कितना प्रॉपर डाइल्यूशन होना चाहिए, क्या उसमें बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो कि नेचर ने एक नेचुरल वे में बहुत सुविधाजनक तरीका दिया है। तो कहने का मतलब कि आप जैसे मैं प्राकृतिक रहिए। जी मुझे यह भी जिज्ञासा हो रही है डॉक्टर साहब, जो स्तनपान सही से माने दूध सही से उतरे, उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है क्या? उसके लिए प्रिकॉशन है कि एक तो कि माँ को सही जानकारी होना। बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर है
कि जिस माँ को बच्चा हो और उस माँ को दूध नहीं हो, ऐसा मतलब एकदम असंभव के बराबर है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। और माँ का दूध बच्चे का मतलब हानि करे, इसकी भी संभावना न के बराबर है। बहुत एक्सट्रीमली कुछ कुछ कंडीशन है, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज है जैसे गैलेक्टोसीमिया, उसमें माँ का दूध हानि करता है, नहीं देना होता है। या माँ कोई साइकोटिक ड्रग है, या कोई मतलब एंटी थायराइड ड्रग, मतलब बहुत, कहने का मतलब एक्सट्रीमली रेयर वो सब सरकमस्टांसेस आता है जहाँ की अब जैसे मदर को HIV हो तो उसमें अगर मतलब आप एफोर्डेबल हैं, चूँकि कुछ HIV वायरस है जो कि वो माँ के दूध से भी बच्चे में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से मतलब बहुत एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है जिसमें कि माँ को स्तनपान कराना बच्चे के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता या हानिकारक होता है। नहीं तो ज़्यादातर कंडीशन में माँ का दूध मतलब बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और उसके लिए कह रहे थे कि स्तनपान कैसे बढ़े, जी जी जी। तो उसके लिए है कि उसको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए और माँ मोटिवेटेड रहे। ये उसको पता होना चाहिए कि मेरे दूध से दूसरा दूध कोई अच्छा ऑप्शन मेरे बच्चे के लिए नहीं है। तो क्या होता है कि इस सोच से ही उसके अंदर एक हार्मोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि माँ को बच्चे का दूध पिलाने में सहूलियत होता है। सही सोच और जो माँ के दूध बनाने में जो मेनली दो हार्मोन का ज़रूरत होता है, एक बनाने और दूध निकालने में, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन जब बच्चा माँ के स्तन पे बार बार पकड़ता है तो उस बच्चे को स्तनपान करने से जो माँ को स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस से प्रोलैक्टिन का हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और दूध ज़्यादा बनेगा। तो कहने का मतलब कि आप जल्दी जल्दी बच्चे को हर 2-3 घंटे पे बच्चे को स्तन पे लगाएं। और ये रात में अगर ज़्यादा आप लगाते हैं तो ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। तो शुरू का 2-3 महीना में आप देखिएगा कि जो नवजात शिशु होता है वो रात में ज़्यादा जगता है और दिन में सोता है। फिर धीरे धीरे 2-3 महीना के बाद साइकिल चेंज होता है, वो फिर रात में सोने लगेगा और दिन में ज़्यादा जगता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मदर मोटिवेटेड रहे, स्ट्रेस में न रहे, पेन फ्री रहे और उसको इस बात का पता हो कि मेरे दूध से बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है, और बार बार बच्चे को लगाए, सही तरीका से लगाए तो स्तनपान का स्तर दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत है। गांव की महिलाएं कुछ देखते हैं मंगरैला वगैरह आदि वगैरह या कुछ मसाला वगैरह बना कर देती हैं, उनका मेंटल सेटअप है जो उससे दूध उतर जाएगा। हाँ, तो देखिए कुछ चीज़ है जिसका साइंटिफिक एविडेंस है कि ये हार्मफुल है। कुछ चीज़ जो अपना रिचुअल्स जो पहले से चला आ रहा है तो देखा गया है कि उसका बहुत ज़्यादा ना हार्म है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो उससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। अगर उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि इससे हमको बेनिफिट है तो देने में कोई नुकसान नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन असली बात जो आपका मेंटल माने प्रिपरेशन से जो काम का चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेंगी तो उनमें दूध नहीं बनेगा। तो मेन है कि आप स्वस्थ हैं और आपका भोजन प्रॉपर जो आपको जितना कैलोरी प्रोटीन मिनरल्स ये सब मिलना है, अगर आप उतना खाना ले रही हैं तो आपको दूध होगा ही होगा। तो सबसे काम का चीज़ है कि मोटिवेशन, मेंटल सेटअप उनका इस तरह से हो कि उनको कोई चीज़ एक्स्ट्रा का ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा खाना खाएं और नेचुरल दूध उनको होगा। डॉक्टर देवांशु जी, पहले आप PMCH में थे, अभी वर्तमान में NMCH के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देश दुनिया के लोग आपको सुन रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा ताकि वो बच्चे के लिए बड़ी लाभकारी होगा, जो कुपोषण जो मूल समस्या आप बताएं उसमें क्या क्या न्यूट्रियस फूड जो मैंने कहा वो लेना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। हाँ, वही आ रहा था मैं आपके बात पे। तो पहला 6 महीना स्तनपान, तो पहला मेरा टारगेट होना चाहिए कि 100% बच्चा 6 महीना माँ के दूध पे रहे। 6 महीना के बाद आप उसको होम बेस्ड डाइट,
ये नहीं कि बहुत जो सीरियल है और बहुत सारा मार्केट में नाम है उसका ट्रेड नेम हम लेना नहीं उचित समझेंगे, या हॉर्लिक्स वगैरह भी हाँ, बहुत तो दिमाग बहुत में सारा बना। जी लगता है कि वो नहीं, आप घर का अपना जो डाइट आपके पास है, ठीक है, जी जी आइदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वट एवर योर प्रेफरेंस, जो भी आपका रिचुअल्स है, जो भी आप जिसमें बिलीव करते हैं, आप उसमें बैलेंस्ड डाइट आप उसको वीनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे बैलेंस डाइट में क्या क्या जैसे देना चाहिए? आप सीरियल बेस्ड डाइट आप मतलब चावल दाल से ही शुरू कीजिए। जी 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 तो आप कोई एक, जैसे आप शुरू में बच्चे को बीनिंग करने के लिए 6 महीना के बाद क्या है 1 चम्मच 2 चम्मच से शुरू कीजिए, फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है। तो आप पहले दाल से शुरू कीजिए और 4-5 दिन आप मान लिया कि दाल दिए, बच्चा अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, फिर उसमें चावल दाल कर दीजिए, फिर उसमें थोड़ा चावल दाल घी वगैरह डाल दीजिए, फिर आप वेजिटेबल्स जो भी बन रहा है आपके यहाँ, मान लें पालक साग हो गया, लाल साग हो गया, जो भी सीजनल जी 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 वेजिटेबल्स वगैरह, उसको आप मैश करके उसमें मिलाने लगिए। फिर आप फ्रूट्स वगैरह जो भी सीजनल फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे बच्चे में आयरन विटामिन ए इसका ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो मतलब आप समझाने के लिए कह सकते हैं कि येलो फ्रूट्स और ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं ये ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल प्रेफरी बच्चे को देने का प्रयास करें, जिसमें पपीता हो गया, केला वगैरह हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं मैश करके वो, फिर कुछ नट्स वगैरह हैं उसको आप जैसे काजू छहार एक आध जो भी दाना है उसको आप पीस कर मैश करके आप उसको फूड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चूँकि बच्चे में आप शुरू के छोटे बच्चों को जो जब तक अच्छे से वो चबाने और खाने न लगे, तो जो नट्स वगैरह ये जो दाना वाला चीज़ है वो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें सरकने वगैरह का जी डर अटकने का डर रहता। तो उसको आप अच्छे तरीक़ा से मैश करके वो दें उसको। तो अगर ये आप जैसे आप सीरियल बेस्ड डाइट लीजिएगा, तो जिसमें हो गया चावल या गेहूं का कोई एक चीज़ ले लीजिए, दाल ले लीजिए, दाल में आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, मसूर, अरहर, चना, जो भी मतलब आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिए। फिर मिल्क का कोई प्रोडक्ट, घी वगैरह हो गया, खोआ हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी थोड़ा सा आइटम ले लें उसका। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स का कुछ आइटम ले लें, कुछ फ्रूट्स का कुछ आइटम ले लें, ठीक है, कुछ नट्स वगैरह आप धीरे धीरे उसमें इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये रफली आपको बैलेंस डाइट हो जाएगा। इतना अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कितना दिनों तक कंटिन्यू करना चाहिए? जैसे आप 6 महीना से शुरू कीजिए, 1-2 चम्मच से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसका मात्रा बढ़ाते जाइए। बच्चा जब 8वें महीना का होते जाता है तो आप 1 कटोरी आप दिन भर में 4-5 बार उसको दीजिए। और मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का खिलाने का टेक्निक। जैसे बच्चा इरेटिक ईटर होता है, बहुत ज़्यादातर माँ का कंप्लेन रहता है कि मेरा बच्चा नहीं खाता। तो बच्चे और एडल्ट में माँ अपने तरीक़ा से सोचती है कि हम लोग को भूख लगता है, लेते हैं, खाते हैं। बच्चे इरेटिक ईटर होते हैं, जिसको गांव घर में बोलता है कि मन मतंगी है। तो बच्चे को माने माँ को या जो भी गार्जियन है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा कब खाने के लिए मतलब मांग रहा है, उसके तरफ मतलब उसको कब चाह जाग रहा है, उस समय उसको ऑफ़र कीजिए, उसके साथ बैठिए, 15-20 मिनट समय दीजिए, तब वो खाना अपना फिनिश करेगा। नहीं तो वो 1-2 बाइट खाया, फिर वो खेलने या इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो गया तो वो फिर उधर भटक जाएगा। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। वर्तमान में जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो बच्चे आलू की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सब्जी से बड़ी परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं, स्वादिष्ट वाला जो है वो सब खाने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके जंक फूड वगैरह जी। हाँ, ये है कि देखिए वही है कि मतलब अवेलेबिलिटी आपका इन्वायरमेंट, ये इसका मतलब बच्चे का दोष कम है और ये मेरा गार्जियन का दोष इसमें ज़्यादा है। कहने का मतलब
कि आप वही चीज़ को चाहिएगा या चाहत लोग रखता है जिसको वो देखता है। तो बच्चे के पास जंक फूड इतनी मात्रा में अवेलेबल है कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं, जल्दी जल्दी उनको अपना जाना पड़ता है। तो उनको अपना घर में डिफरेंट तरह का डिलीशियस फूड बना के बच्चे को ऑफर करें, इतना समय उनके पास रहता नहीं है। अब वो मोनोटोनस जो एक फूड मिल रहा है वो चल रहा है, अब वही केवल उसको मिलते रहता है और उसके ऑप्शन आप देते नहीं हैं। तो और जंक फूड उसके पास इजीली अवेलेबल है। गार्जियन के पास भी टाइम नहीं है लेकिन पैसा है तो वो ऑफ़र कर देते हैं, तो वो उसको इजीली सब्स्टिट्यूट लग जाता है। और फिर वो टेस्टी, और मार्केटिंग उसका इतना अच्छा है, बच्चे का टेस्ट का इतना ख्याल रखा है, हेल्थ का उतना नहीं ख्याल रखा है लेकिन टेस्ट का उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो बच्चा नेचुरली, उनको चूँकि उतना समझ नहीं है कि मेरे लिए मतलब हेल्दी क्या है, वो टेस्ट पे ज़्यादा जाते हैं। हेल्दी जो स्वास्थ्य वर्धक है इस पे उतना उनको चूँकि जानकारी नहीं है तो नेचुरली मतलब वो उसके तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको जो हेल्दी डाइट है वो डिलीशियस उसको बना के, उसको टेस्टी बना के आपको बच्चों को ऑफ़र कीजिए। वो डेफिनेटली जंक फूड की तरफ नहीं, आपको हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे। डॉक्टर देवांशु जी, सीजन चेंज होता है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, इसके मूलतः क्या कारण है? आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए जो सुटेबल होता है वही लाइफ उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाता है। आइदर उस लाइफ को आपको एडेप्ट करने की एबिलिटी हो, इस इन्वायरमेंट के सुटेबल, उस वातावरण का सुटेबल आपके लाइफ में एबिलिटी हो, तभी आप सरवाइव कर पाइएगा। तो ह्यूमन लाइफ, स्पेशली बच्चे ये वल्नरेबल होते हैं, उनमें एडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटी थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ एडल्ट लो होता है, ठीक है। तो आपको सीजन चेंज करेगा, उस समय बच्चे थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। गर्मी में अगर हम जी रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो उसमें उस गर्मी के हिसाब से जो प्रॉब्लम होगा, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, गर्मी में लू लगने का मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण जो प्रॉब्लम होगी उसकी संभावना ज़्यादा होगा। अगर तो बॉडी क्या होता है, हाई टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी एडप्ट करता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो सुटेबल हो। फिर वो सडनली वो गर्मी से अगर चेंज हो रहा है, पहले तो आइए कि गर्मी में क्या क्या, जब उस मौसम में क्या क्या बच्चे के लिए प्रिकॉशन लेना है। अगर गर्मी ज़्यादा हो रहा है, बच्चे में टेम्परेचर अगर ज़्यादा उस हिसाब से पसीना ज़्यादा चल गया, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर वाटर इनटेक, अगर जो फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए आप नहीं ले पाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो गया। मान लिया कि नॉर्मली अगर उतना अगर मौसम टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता और अगर सिंपल डायरिया वगैरह कुछ हो और तो उसके कारण जो केवल डिहाइड्रेशन होगा वो अकेले। अब होगा कि अगर इस मौसम में हो गया तो बीमारी के कारण जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो हो रहा है, प्लस इन्वायरमेंट के कारण भी डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर के कारण जो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है वो एडिशनल हो रहा है। तो उसको आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से केयर करना होगा। फिर जो स्पेशली जब चेंज होता है तो कुछ कुछ पार्टिकुलर डिजीज होते हैं जो कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, तो उस मौसम में आपको उसका केयर करना होगा। जैसे आपको गर्मी में है तो डिहाइड्रेशन का केयर करना होगा। किसी किसी को अब गर्मी से जाड़े की तरफ आ रहा है, पतझड़ ऋतु के तरफ आ रहा है, तो बहुत सा बच्चे में एलर्जी का प्रॉब्लम होता है जो कि इस पीरियड में इसकी समस्या उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो आपको उसको प्रॉपर केयर करना होगा। नहीं तो अगर मान लिया कि ठंड है तो ठंड से बचाव के आपको प्रॉपर केयर करना होगा। नहीं तो फिर हाइपोथर्मिया
वगैरह हो जाएगा, हाइपोथर्मिया से शरीर में बहुत सारे परेशानी हो सकती है। तो उसका प्रॉपर आपको बचाव करना होगा, स्पेशली न्यू बॉर्न। मेजर के अंतर्गत जो वैक्सीनेशन है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और कब किस समय कौन से टीका लगवाने चाहिए, वो डॉक्टर देवांशु जी बताइए ताकि हमारे हाँ, ये दर्शकों को आपका व्यापक लाभ बहुत मिले। ही अच्छा सवाल है। ये मतलब कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। किसी भी समस्या का बचाव उसके उपचार से बेहतर माध्यम है। आपको इस तरह से जीना या रहना चाहिए कि वो समस्या उसी को दूरदर्शी आदमी या ज्ञानी आदमी बोलते हैं, जो कि उस समस्या के आने के पहले उसका बचाव का उपचार कर ले, बचाव का तरीका अपना ले, ताकि वो समस्या आए ही ना। तो ये जितने भी ट्रॉपिकल कंट्री या इंडिया आप जिसमें लेंगे, या स्पेशली बिहार जो जिसका मतलब लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है, जो स्टेट पिछड़ा जो स्टेट है स्पेशली बिहार, उसमें साफ सफाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। जितना मौतें इन्फेक्शन से बिहार में होता होगा, हम नहीं समझते हैं कि इतना मौतें और कहीं होता होगा। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए मॉडर्न मेडिसिन में वैक्सीन एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है, जिसका साइंटिफिक प्रमाण है मेरे पास। आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक कितने बच्चे वो चलने से अपाहिज हो गए होंगे पोलियो के कारण, कितनी जानें गई होगी। आज हमारा विज्ञान पोलियो के टीकाकरण से पोलियो मुक्त भारत बना चुका है। पूरे विश्व आज पोलियो मुक्त है। ये हमारा साइंटिफिक देन है। ये मानव जीवन का सबसे चमत्कारिक उपाय है, जिससे कि आपका पोलियो मुक्त पूरा विश्व हो गया है, एक्सेप्ट कुछ कंट्री जैसे अफगानिस्तान वगैरह है, जो कुछ एक दो छोटा छोटा जी कंट्री जी, है। या एक्सेप्शनल केस को हाँ, छोड़कर जहाँ पे कुछ कुछ पोलियो का कुछ केस अभी पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अदरवाइज ये पूरे विश्व पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, और इसका सारा का सारा श्रेय पोलियो वैक्सीन को जाता है। तो हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन ज़्यादातर जो बीमारी होता है उसका वैक्सीन अवेलेबल है, और ये अच्छी बात है कि ये हमारे गवर्नमेंट के तरफ से सरकारी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट इवन आंगनवाड़ी केंद्र पे ये अवेलेबल है। बस केवल जागरूकता की कमी है, मतलब शिक्षा की कमी है या जानकारी के अभाव है, जिसके कारण नियमतः और अगर आप कहेंगे तो बचाव के लिए 100% बच्चे को वैक्सीन लगना चाहिए। तो जैसे किस समय में कौन सा वैक्सीन लगना हाँ, चाहिए? तो आपको जन्म के समय जैसे वो वैक्सीन का एक गाइडलाइन होता है, प्रोटोकॉल बना होता है कि कब कब, तो एक अथॉरिटी बॉडी होता है जो साइंटिफिक कमिटी वो डिसाइड करता है कि हमारे बच्चों के लिए जो जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी हो रहा है उसके लिए कौन सा सुटेबल वैक्सीन और कब देना उचित होगा। तो इसका बराबर इसका एक जटिल प्रक्रिया है। कोई भी वैक्सीन को लॉन्च करने में और उसका प्रोटोकॉल बनाने में एक कठिन जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक हम लोग गाइडलाइन डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो हमारे यहाँ इंडिया में जो इसका साइंटिफिक कमिटी का जो ऑथराइज्ड बॉडी है उसको बोलते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP, और उसके आधार पे वो कमिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स करता है, उसको रिकमेंड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो उसके आधार पे ये जो हमारा गाइडलाइन है उसमें जन्म के समय 3 टीका देना है। BCG ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए,
पोलियो से बचाव के लिए ओपी भी देते हैं, और पीलिया रोग जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, उससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। उसके बाद हम लोग 6 वीक पे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, न्यूमोकोकल, रोटा वायरस वैक्सीन और पोलियो से बचाव के लिए देते हैं। 5 साल से कम के बच्चे में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, इसका मोस्ट कॉमन काउज आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, न्यूमोकोकल, तो उसका वैक्सीन अवेलेबल है, वो जो कि 6 सप्ताह से लगाना शुरू कर देते हैं। तो 6, 10 सप्ताह पे, फिर 14 सप्ताह पे इसका प्राइमरी सीरीज 1, 2, 3 देते हैं। फिर 6 महीना से जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसके बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है। फिर 6 महीना और 12 महीना के बीच में हम लोग 9 महीना में आपको मम्स, मिजल्स, रूबेला के वैक्सीन देते हैं। मम्स जिसको गलफुल्ली बोलते हैं, मिजल्स जिसको गांव घर में छोटी माता बोलता है, रूबेला उसी तरह का एक वायरल डिजीज है। तो मम्स, और वो अगर एडोलेसेंट गर्ल्स में या गर्भावस्था माँ में हो तो उसके कारण कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है, बच्चे में बीमारी हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए 9 महीना से वो टीका अवेलेबल है। 9 महीना के एज पे हम लोग MMR देते हैं, वो और गवर्नमेंट ये IAP में के हिसाब से MMR देते हैं। गवर्नमेंट में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में उसको MR वैक्सीन देते हैं। मीजल्स, रूबेला 6 से 9 मंथ के बीच में हम लोग मियादी बुखार के लिए टाइफाइड वैक्सीन देते हैं कंजुगेटेड, और 12 महीने पे, साल भर पे हम लोग हेपेटाइटिस A वैक्सीन देते हैं। उसके बाद आपको इसी का बूस्टर डोज हम लोग फिर 15 मंथ पे, फिर 18 मंथ पे, फिर 2 साल पे, फिर 5 साल पे, और फिर 10 साल पे, फिर 18 साल पे टेटनस, डिप्थीरिया के लिए बूस्टर देते हैं। और एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब 9 ईयर से ऊपर के गर्ल्स चाइल्ड के लिए एक और वैक्सीन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। उससे स्पेशली गर्ल्स में जो सर्वाइकल कैंसर, जो फीमेल में, माताएं में या लेडीज़ में जो कैंसर से मृत्यु का सबसे ज़्यादा अगर मृत्यु दर है तो वह सर्वाइकल कैंसर से होता है। तो उसके बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि 9 ईयर ऑनवर्ड अप टू 45 ईयर ऑफ एज तक हम दे सकते हैं। 9 to 14 ईयर तक 2 डोज देते हैं। 14 ईयर के बाद 3 डोज देना होता है। वो 6 महीना के इंटरवल पे हम लोग 3 डोज देते हैं। तो ये वैक्सीन हमारे यहाँ ज़्यादातर, इसमें से ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो इवन एट गवर्नमेंट सेक्टर पे फ्रीली अवेलेबल है। कुछ वैक्सीन जो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर में फ्रीली अवेलेबल है। और हम कहेंगे कि इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए वैक्सीन तो 100% सबको लगाना चाहिए, क्योंकि बीमारी का उपचार से हमेशा बेहतर है कि आप उसका बचाव का उपाय करें। और उसमें जो अलग मतलब साफ सफाई, न्यूट्रिशन, उसके अलावा जो सबसे कारगर तरीका है वो वैक्सीन है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हर बच्चा जरूर वैक्सीन लगवाएं। दर्शकों, आपने अभी डॉक्टर देवांशु कुमार जी को सुना किस ढंग से उसने वैक्सीनेशन की बहुआयामी महत्ता को बताए हैं, और यह भी बताए हैं जो वह फ्री में सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। कुछ वैसे वैक्सीन जो वहाँ पर नहीं उपलब्ध हैं तो प्राइवेट जगह पर भी मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैक्सीन आपको मुफ्त में, फ्री में सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, और अवश्य आप इसको लगवाएं। एक जो मूल्यवान सवाल है डॉक्टर देवांशु जी,
शहर के लोग तो जागरूक हैं, लेकिन विशेषतर गांव के लोग में मैं देखता हूं जो वो सही डॉक्टर और बिना डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, जिसको आम भाषा में झोला छाप के रूप में अभी प्रचलित है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए पीड़ित व्यक्ति को, उनके माता पिता को? ये देखिए, ये थोड़ा सा जटिल सवाल है, मल्टी फैक्टोरियल है। कोई एक फैक्टर इस पे काम नहीं करता है कि कोई क्यों चाहेगा कि हम प्रशिक्षित डॉक्टर से नहीं अप्रशिक्षित या क्वेक या जो झोला छाप उससे दिखवाएं। ये वो कोई भी नहीं चाह सकता है। अगर उसको ये पता हो कि ये प्रशिक्षित हैं और ये अप्रशिक्षित हैं, तो कोई भी अप्रशिक्षित डॉक्टर से दिखाना नहीं चाहेगा। लेकिन तब क्या है, समस्या यहाँ पे ये है कि प्रशिक्षित डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है, और जो प्रशिक्षित डॉक्टर, सो कॉल्ड प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, तो उनका जो डिलीवरी सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये कोई ऐसा मॉनिटरिंग बॉडी, ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई सुपरविज़न का अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड नहीं है कि आपको ये ट्रेंड किया गया है और इसको आपको सही तरीक़ा से डिलीवर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका एक मॉनिटरिंग बॉडी होना चाहिए, ताकि पहले तो हुआ कि प्रशिक्षित डॉक्टर और अप्रशिक्षित जो रिसोर्सेस है वो, और उससे भी बड़ा सवाल है कि जो प्रशिक्षित हैं वो क्या डिलीवरी सही तरीक़ा से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अभी पहला ही स्टेप पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। तो इसके लिए आपको पब्लिक को भी अवेयर होना होगा कि आप समझें कि आपका जो समस्या है उसका निदान अच्छे तरीक़ा से कौन कर सकता है। इतना आप जागरूक बने, आप बात को समझें कि आपके लोकेलिटी, ये कुछ समय पहले तक ये बात सुनने में ठीक लगता था कि प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है तो झोला छाप से इलाज हो रहा है, लेकिन आज के डेट में प्रशिक्षित डॉक्टर इवन एट पेरीफेरी ब्लॉक लेवल तक अवेलेबल है। बशर्ते आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। और तब इसके बाद हम सेकंड स्टेप में मेरा स्ट्रगल है कि जो प्रशिक्षित हैं वो डिलीवरी सही तरीक़ा से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है। इसको हम लोग को मिल बैठ के इसको समझना होगा। ये हम कहेंगे कि गार्जियन से ज़्यादा, पब्लिक से ज़्यादा ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे और हेल्थ जैसे सेंसिटिव इशू पे, इस पे वो गंभीरता दिखाए और सही हेल्थ फैसिलिटी हमारे नीडी पीपल तक डिलीवर हो सके, इसका वो एश्योर करे। ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। की बातों से लगता है जो प्रशिक्षित भी हैं, जैसे जो MBBS MD स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी को खुद ब खुद समझना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन और शोषण न हो, ताकि वो अप्रशिक्षित की तरफ भागने के लिए मजबूर हो बिल्कुल जाए। सही, बिल्कुल सही। चूँकि हम जिस समाज से आते हैं, तो अगर पिछड़ा वर्ग समाज से हम आते हैं, जैसे पिछड़ा राज्य आप कहें, जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा को आप कैटर कर रहे हैं, आप उसको डील कर रहे हैं। तो आप उसकी मूल भावना को समझते हुए आप उसी के हिसाब से थोड़ा अपने को भी ढालें, थोड़ा उसके स्तर पे जाके उसकी भावना को समझने का, उसके सुख दुख में सहभागी बनने का प्रयास करें, ताकि वो, ऐसा बहुत देखा गया है कि जहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वहाँ भी लोग प्रशिक्षित डॉक्टर के पास न जाके अप्रशिक्षित क्वेक या झोला छाप के पास क्यों चले जाते हैं। तो आप उसकी भावना को समझें, उसको एड्रेस करने का कोशिश करें और एक स्वस्थ समाज का
निर्माण करने का कोशिश करें, इसमें हम सबकी भलाई है। और काफ़ी इकोनॉमिकल भी नहीं बना है। जिस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी से पेशेंट बिलोंग कर रहा है, आप उसके हिसाब से उसकी भावना को समझते हुए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और जो क्रिटिकल केयर जो कॉस्टली फैसिलिटी है, आप थोड़ा सा इसमें बैलेंस बना के डिसीजन लें, तो ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा और एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर देवांशु जी, आपने बड़ी मूल्यवान बात को बताया। आप यह कहते हुए भी जो मूल्यवान जांच है वो तो ज़रूरी है समझने के लिए, लेकिन उसके को इतना एक्सपेंसिव न बना दे ताकि वह इलाज से ही कट जाए। अंतिम जो मेरा प्रश्न है, आप देशवासियों को और लोगों को जागरूकता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीवन एक अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। जीवन कुछ नहीं, अगर लाइफ को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? तो ज़िंदगी कहिएगा कि एक लंबी यात्रा का एक पड़ाव हम लोग को मिला है, और इस पड़ाव पे अगर आपके पास अपना कोई संपत्ति है तो वो स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य है। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि व्हेन हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, वेल्थ गॉन नथिंग गॉन, एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। शेक्सपियर हैज टोल्ड, मैं इसको जरा सिस्टमेटिक कर दूं, इफ हेल्थ इज लॉस half is lost, if wealth is lost nothing is lost, and if character is lost everything is lost. So हमारा जीवन बेसिकली दो मूल्यों पर चलता है। एक आपका जीवन मूल्य, तो आपका मोरल वैल्यू बहुत ही चरित्रवान होना चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी, चूँकि सभी जीवों में आप सबसे महान जीव आपको माना जाता है। और दूसरा स्वास्थ्य तो आपको अपने जीवन में अगर कुछ करना है, जिसको कर्मठ कहा जाता है, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है, तो आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें और अच्छे चरित्र के लिए करें, तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा। वाह, बहुत मूल्यवान बात बताए आपने डॉक्टर देवांशु जी। ऐसे भी कहा गया है, हेल्दी माइंड्स रिमेन इन हेल्दी बॉडी। तो दो जो मूल्यवान बात हैं, दर्शकों से मेरा भी अपील होगा, आग्रह होगा, जो स्वास्थ्य को ठीक रखें और प्लस अपने चरित्र को भी अच्छा बनाए। डॉक्टर देवांशु जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, अपने मूल्यवान बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, इसके लिए हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद सहित आभार देते हैं। धन्यवाद।